हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो नीट 2022 का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है एंड नाउ द टाइम इज़ ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। यस, आप लोगों ने जिन भी बच्चों ने इस साल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया उनका क्वेश्चन पेपर उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अच्छा ही हुआ होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस का पैटर्न था, हालांकि इस बार के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो बायोलॉजी पार्ट में मुझे जहाँ तक लगा, मैंने जो ओवरऑल एनालिसिस किया क्वेश्चन पेपर का, उसमें मुझे इस बार स्टेटमेंट पैटर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। इस बात से बच्चे काफ़ी निराश भी हुए हैं क्योंकि जनरली नीट के क्वेश्चन पेपर्स में हम PYQs देखेंगे तो हर साल मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना होता है। बट इस बार बच्चों 50% क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में इस तरह के थे जो कि स्टेटमेंट से भरे हुए थे। नो डाउट पेपर टफ नहीं था, पेपर कंप्लीटली NCERT से था जो हर साल NTA पूछता है, लेकिन NCERT के स्टेटमेंट्स की बहार थी, आप यूं कह लो। इस बार क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें 5-5, 6-6 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ के बच्चे को चूज करना था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और फिर नीचे अलग से ऑप्शंस थे कि A, B and D इज करेक्ट, A, B and E इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा बच्चों को हेडेक देने वाला क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जनरली नीट के स्टूडेंट्स बायोलॉजी से ही पेपर स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करके थोड़ा बहुत हेडेक इस बार पक्के से बच्चों को हुआ होगा, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे भी पड़ा होगा। ओके, तो क्या इस बार रैंक रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, ये सब इस बार अभी से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न काफ़ी अलग था। काफ़ी अलग मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजी पार्ट नॉर्मली बच्चे आधा घंटे 30-35 मिनट में कर लेते हैं बिल्कुल, उसको करने में, या मान लीजिए 40-45 मिनट्स में कर लेते हैं, उसको करने में 1 घंटा तक बच्चों को इस बार लगा है। ओके, तो ठीक है, अब जो भी था क्वेश्चंस में रिजल्ट बताएगा, ये तो सबके लिए सेम ही था क्वेश्चन पेपर, देखेंगे क्या रहता है इस बार का रिजल्ट। बट उससे पहले हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इस बार बायोलॉजी में पूछे गए नीट 2022 में, एंड उन क्वेश्चंस को करने के लिए किस तरह की अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, किस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले बॉटनी सेक्शन से। आपको पता है नए पैटर्न में बायोलॉजी में बॉटनी एंड ज़ूलॉजी 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। तो बॉटनी सेक्शंस में जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों, उसमें यू नो दैट कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है पेपर, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में 35 क्वेश्चंस होते हैं आपके टोटल, और वो सभी के सभी आपको कंपलसरी मतलब अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होता है। +4 एंड -1 का मार्किंग पैटर्न रहता है। सेक्शन B जो आपसे पूछा गया उसमें आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से एनी 10 यू हैव टू अटेम्प्ट। 5 क्वेश्चंस आप कोई भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मतलब अलग अलग कोड्स में क्वेश्चंस की सीक्वेंस अलग अलग होगी। आई एम डिस्कसिंग द कोड R5, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देख लें, या जस्ट अभी क्वेश्चन पेपर से मैच करने के नीड नहीं, आप तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी सेल बायोलॉजी में सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों माइटोसिस पे। आपको बताना था कि इनमें से क्या माइटोसिस के दौरान नहीं होता, नेवर अकर। देखते हैं। फर्स्ट, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स, ये तो हमेशा होता है, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, क्रोमोसोम्स को कॉइलिंग करना ही पड़ेगा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, बिल्कुल ठीक है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की मूवमेंट की बात की है यहाँ पर, जब प्रोफेज में सेल में जो सेंट्रियोल होता है वो आपको पता है दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं जिससे वो 2 पोल्स बना सकें, तो यस मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल भी होता है माइटोसिस में। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अगर आपको सेल डिवीजन के बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ध्यान होगा बच्चों कि जो पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उसका माइटोसिस में कोई यूज नहीं है, वो तो मियोसिस में होती है जिससे क्रॉसिंग ओवर कर सके क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये वो इवेंट है जो माइटोसिस में नहीं होता है। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ। क्लियर, हम हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखेंगे क्योंकि सिर्फ आंसर देखना हमारा मोटो नहीं है, हम क्वेश्चन के पीछे क्या अप्रोच है, क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया, दैट वी हैव टू डिस्कस। क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी। हमेशा जो भी ऐसे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो वो हमेशा बच्चों जब भी PYQs की या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो मेक इट अ हैबिट कि कैन नॉट पूछा है या कैन पूछा है, मतलब करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, उसको सर्कल ज़रूर करें, ठीक है, उसको हाईलाइट ज़रूर करें, जिससे आपके ब्रेन में ध्यान रहे आपको कि भाई इसमें इनकरेक्ट बताना है या करेक्ट बताना है, ठीक है। ये एक बहुत गेम चेंजर होता है और इस बार तो इस तरह के क्वेश्चंस की बहार है क्वेश्चन पेपर में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन, 12th इकोलॉजी, सबसे लास्ट यूनिट, वहाँ पर प्रिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि भाई प्रिडेशन के लिए क्या गलत है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस के लिए प्रिडेशन बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 2 ऑप्शंस है ना बच्चों, इनने बच्चों को शुरू में ही उलझा दिया और इस तरह के क्वेश्चंस भी इस बार 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे क्वेश्चन पेपर में जहाँ पर ना एक क्वेश्चन तो ऐसा भी, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर होता है, बच्चे को क्या पता वहाँ क्वेश्चन पेपर देते वक्त कि ऐसा भी हो सकता है, वो तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे ही शक करने लगता है और फिर उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के भी 2-4 क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन पेपर में थे, जिसका शायद एंटी अगली बार ध्यान रखे कि इस तरह की गलतियां क्वेश्चन पेपर्स में ना हो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज, प्रिडेशन जो है उसकी वजह से स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो सकता है। इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि प्रिडेशन स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, और ये भी लिखा है कि प्रिडेटर्स इतने प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट मतलब इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो कभी भी अपने प्रे स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उनको नहीं खाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने सारा एक साथ खा लिया तो आगे के लिए हमारे पास वो फूड नहीं बचेगा। तो जनरली प्रिडेशन में स्पीशीज का एक्सटिंक्शन नहीं होता है बच्चों, ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए था ना, जो कि हमें चूज करना है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में कह दिया कि बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, ये तो क्लियरली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रिडेशन में आपको पता है प्लस माइनस का रिलेशन होता है, जो प्रिडेटर है उसे फायदा मिल रहा है, जो प्रे है वो लॉस में रह रहा है। तो ये तो डेफिनेटली एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अगर थर्ड और फोर्थ में से मोर अप्रोप्रिएट चॉइस हमें देखनी हो तो हमें फोर्थ को ही देनी होगी, ठीक है। बाकी एनटीए की आंसर की डिसाइड करेगी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस फोर्थ के ही हैं, बट ये थर्ड स्टेटमेंट या तो यहाँ पर दूसरे तरह से पूछा जाना चाहिए था, इसको बच्चे इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज, जो कि ये कह रहा है कि भाई प्रिडेशन की वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है, तो वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब प्रिडेटर अपनी प्रे स्पीशीज को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करे, तब जाके ये होता है, जो कि जनरली प्रिडेशन में नहीं देखा गया, ठीक है। बट फिर भी अगर हमें दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट में से ज़्यादा रॉन्ग देखना है तो दैट इज द ऑप्शन फोर्थ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चों, कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप, एक लार्क्स पर भी दे रखा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेज वो प्लांट है जिसमें प्लास्टिसिटी देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस था, जनरली बच्चे प्रे करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस ना आए क्योंकि बहुत उलझा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट था क्वेश्चन, देखें आते ही हैं हर साल ऐसे क्वेश्चंस। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक पता है ना आपको, प्लांट्स में बायलैटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 5 ऑप्शंस दिए, इस तरह के क्वेश्चंस ना फैमिली के नाम से किया करो। मस्टर्ड जो है वो आपको पता है ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है, और ब्रेसिकेसी का फॉर्मूला किसी को याद हो तो उसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, यानी कि उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। देन गुलमोहर एंड केसिया, ये दोनों ही फैबेसी फैमिली के मेंबर हैं बच्चों, और फैबेसी का तो हम अच्छे से याद करते हैं, पढ़ते हैं कि फैबेसी में जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ना, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 लास्ट में कील होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर हमें फ्लावर को डिवाइड करना है तो बायलैटरल सिमेट्री ही इसमें मिलेगी। सबसे आसान तरीका याद करने का कि फैबेसी फैमिली में वेक्सिलरी एस्टिवेशन की वजह से सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री, एक ही एक्सेस आपको मिलेगी। तो क्योंकि ये दोनों फैबेसी फैमिली के मेंबर हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है। देन दतूरा एंड चिली, ये दोनों अगेन सोलेनेसी में आते हैं बच्चों, और सोलेनेसी जो कि 5 के मल्टीपल में मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। दतूरा तो रेडियल सिमेट्री का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब B एंड C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देन
आपको जब नीट में क्वेश्चंस करने हैं तो आपको हर क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको तो वहाँ पर फटाफट अपने कॉन्सेप्ट्स लगा के क्वेश्चन करना होता है। यहाँ तो मैं हर तरह के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, फोटोसिंथेसिस में ETS पढ़ते हैं हम, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहाँ से क्वेश्चन था, पीटर मिशेल की जो हाइपोथेसिस है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस। जब वहां पर ATP सिंथेसिस होता है तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना है उसमें केमी ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान है क्या कि हम वहां पर पढ़ते हैं, इस तरह का एक फिगर पढ़ते हैं आप लोग कि ये अगर हम मान लें क्या है, क्लोरोप्लास्ट में एक थाइलेकॉइड बनाया है मैंने सिंपली, तो इस थाइलेकॉइड में अंदर तो खाली स्पेस होता है ल्यूमेन, और बाहर की तरफ चारों तरफ एक लिक्विड होता है स्ट्रोमा, है ना। और यहाँ पर जो ATP सिंथेटेज होता है उसमें क्या करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि F0 F1 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलोंग जब हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट होगा तब ATP का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान है आप लोगों को। तो अब हाइड्रोजन का मूवमेंट कब होगा, हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट कब होगा, हाइड्रोजन आयंस को प्रोटॉन कह सकते हैं, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो क्लियरली पीटर मिशेल ने अपनी हाइपोथेसिस में बोला था कि भाई अगर ATP का सिंथेसिस करना है तो पहले तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और जब उसका ब्रेकडाउन होगा उस ग्रेडियंट का, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन आयन, तब ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है देयर इज अ रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इफ यू रिमेंबर कि यहाँ पर हम पढ़ते थे कि जो NADP है वो NADPH2 में जब बदलेगा तो जो एंजाइम रिक्वायर्ड है NADP रिडक्टेज, वो हमेशा स्ट्रोमा साइड पर होता है, ये बाहर वाला चारों तरफ वाला स्ट्रोमा साइड है। तो बट ऑब्वियस NADPH2 का फॉर्मेशन स्ट्रोमा साइड पर हो रहा है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होगा तो ही ATP का सिंथेसिस होगा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड में बोला है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की बात यहाँ पर नहीं की गई थी, तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ। एंड फोर्थ, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द स्ट्रोमा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, यानी यहाँ पर जो मूवमेंट होगा किसका, हाइड्रोजन आयंस का, वो कैसे होगा, टू द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की तरफ आएंगे तब ATP का सिंथेसिस होगा, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो यही आपका ऑप्शन होगा जो आपको OMR शीट में फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन था, हालांकि ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी बच्चों का बहुत फेवरेट यूनिट होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। असर्शन में बोला गया है PCR इज यूज्ड इन DNA एम्प्लीफिकेशन, यानी DNA का नंबर इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं PCR को, बिल्कुल ठीक है। द एम्पेसिनिन रेजिस्टेंट जीन यानी AMPR की बात हो रही है, इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल आप पढ़ते हैं जो PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर है, उसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं, ये पता करने में कि कौन से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किस में नहीं हुआ है। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर, और ये बताओ क्या ये दोनों इसको, मतलब ये जो रीजन है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या कहीं से भी, नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट के स्टेटमेंट्स हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ A and R is correct, but R is not the correct explanation of assertion, ठीक है, कोई डाउट इसमें। देन हैबिटेट लॉस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा बच्चों मुझे, इकोलॉजी से क्वेश्चन था। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीशीज, ये याद है आपको, को एक्सटिंक्शन, एविल क्वार्टेट की बात हो रही है, और एविल क्वार्टेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन थे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो और चारों में से तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन जितना टाइम इन क्वेश्चंस ने बचाया ना उससे डबल टाइम इस तरह के क्वेश्चंस ने खर्च कर दिया। तो फिर भी सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट में आपको बोला है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ध्यान है आपको, PEP इन C4 प्लांट्स, अगर C3 प्लांट्स होता तो RUBP, C4 में PEP, इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट,
एंड फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स। बिल्कुल, जो दो तरह की सेल्स आप पढ़ते हैं, अगर ये वैस्कुलर बंडल है तो ये तो बंडल शीथ सेल्स हो गई, और यहाँ बाहर की तरफ मीजोफिल सेल्स हो गई। तो आप पढ़ते हैं ना कि मीजोफिल सेल्स में पीईपी होता है और बंडल शीथ सेल्स में आरयूबीपी को छुपा कर रखा जाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? मीजोफिल सेल, ये वाली सेल ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम। बिल्कुल, यही तो एडवांटेज था C4 प्लांट्स का कि भाई रुबिस्को जो कि CO2 और O2 दोनों के लिए एफिनिटी रखता है, उसको बाहर रखो ही मत, वो ना CO2 के कांटेक्ट में आएगा सीधा, ना O2 के में आएगा, उसको अंदर छुपा दो। तो आरयूबीपी के साथ रुबिस्को को अंदर छुपा दिया गया। अंदर कहाँ छुपा दिया गया? मीजोफिल सेल्स में। बहुत अच्छे से हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हमारे क्लासेस में, है ना। तो यहाँ पर छुपा दिया रुबिस्को को, जिसकी वजह से डायरेक्ट ये ना तो CO2 के कांटेक्ट में आ रहा है ना O2 के कांटेक्ट में, इनडायरेक्टली इसको जो CO2 मिलेगी उसी से ये कैल्विन साइकिल को रन करेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रुबिस्को एंजाइम, ये मीजोफिल सेल्स हैं। ठीक है, लैक रुबिस्को एंजाइम्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट खत्म हो गया क्या? ओके, ठीक है। तो अब बताओ ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं? ये तो बिल्कुल सही है, और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि भाई मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। तो यहाँ पर कोई असर्शन रीजन नहीं था, आपको कनेक्ट नहीं करना था एक दूसरे से, सिर्फ बताना था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया है? ये रहा, सेकेंड ऑप्शन में कहा है बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पर देखो, आपने अभी तक देख रहे हो बच्चों, आप क्वेश्चंस हम जितने भी देख रहे हैं उन सभी में लगभग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। फर्स्ट, यहीं पे आपको शायद आंसर पता चल जाएगा। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। नहीं भाई, इंसेक्ट्स में हम पढ़ते हैं हनी बी सबसे डोमिनेंट कहा है एनसीईआरटी ने, एंड यू नो दैट। तो ये पहला ही गलत स्टेटमेंट हो गया। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। बिल्कुल ठीक है, क्वाइट रेयर क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी में कि एंजियोस्पर्म में वाटर पॉलिनेशन सबसे कम होता है, सिर्फ कुछ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम एबायोटिक पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। दो ही तरह के एबायोटिक है, एक तो वाटर से, एक विंड से, और दोनों में से वाटर रेयर है तो मोर कॉमन कौन सा हुआ? विंड हुआ। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। अगेन एनसीईआरटी का क्लियरली स्टेटमेंट है कि कुछ फ्लावर्स से खुशबू की जगह बैड ऑर्डर आती है, तो वो फ्लावर्स होते हैं विच आर पॉलिनेटेड बाय बीटल्स, क्योंकि दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स बैड स्मेल। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर है फर्स्ट। ये पॉलिनेशन से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायवर्सिटी में प्लांट किंगडम से पूछा गया है बच्चों। हाइड्रोकोलॉइड कैरागीन पढ़ते हैं आप। हाइड्रोकोलॉइड्स में एक तो एल्जिन पढ़ते हैं। एल्जिन तो मिलता है ब्राउन एल्गी से, और कैरागीन किससे मिलता है? कैरागीन मिलता है रेड एल्गी से। ओके, तो सिंपली आपसे पूछा है कि कैरागीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या है। ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं, रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है। फियोफाइसी ओनली, नो। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, नहीं, इससे भी नहीं मिलता। फियो एंड रोडो दोनों से मिलता है, नहीं। रोडोफाइसी ओनली, यस। तो रेड एल्गी से कैरागीन मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगेन सेल डिवीजन से क्वेश्चन था। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेते हैं तो आपको ध्यान होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स, ये जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये एक दूसरे के थोड़ा पास पास आ जाती हैं, है ना, और इस तरह की रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स देखने को हमें मिलती हैं। तो ये कौन सी साइट होती है बच्चों? ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है ये रिप्रेजेंट करती है क्रॉसिंग ओवर की साइट को। तो आपसे यही पूछा गया है कि द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज टर्मिनलाइजेशन, नहीं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो पहले ही बन चुका है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल तो बाद में अपीयर होगी, तो ये भी नहीं। बाईवेलेंट उसी इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, इस एग्जैक्ट पॉइंट की बात की है कि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या शो करता है, तो आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, बाकी सब टर्म्स भी प्रोफेज फर्स्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल के लिए सही नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट
Which statement is not true regarding gel electrophoresis technique? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. अब देखो वहाँ अगेन यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है वापस से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए. ठीक है, देखो भाई बहुत आसान टेक्निक है, आपको पता है, जिसमें डीएनए को के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और बाद में यूवी रेज एंड इथाइलिन ब्रोमाइड की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? Bright orange color bands of DNA can be observed when exposed to UV light. बिल्कुल ठीक है. The process of extraction of separated DNA from gel is called elution. ये भी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट लाइन है, NCERT से पढ़ते हैं आप. The separated DNA fragments are stained by ethidium bromide. ये भी बिल्कुल ठीक है. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है the presence of chromogenic substrate gives blue color DNA band on the gel. कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हुए होंगे क्योंकि ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा तो है, लेकिन बच्चों ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ब्लू कलर देता है, ये आपको ध्यान हो तो ये एक तरह का सिलेक्टेबल मार्कर है जो कि प्लाज्मिड्स पर लेक जेड जीन होता है, तो वहां पर एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इस टेक्निक को यूज किया जाता है. इट हैज नो रिलेशन विद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका दैट इज ऑप्शन 4, क्योंकि ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक, चलिए ऐसे भरमार है ऐसे क्वेश्चंस की, है ना. अब आपको लग रहा है ना इस बार नीट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस देखने पड़े, इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, जितना स्ट्रांग बनाओगे कॉन्सेप्ट्स को उतना ही आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पीजीआर पे क्वेश्चन था, प्लांट हार्मोन्स पे. द गैसियस पीजीआर, यानी किसकी बात हो रही है बच्चों? गैसियस पीजीआर तो एक ही है, दैट इज इथाइलिन, इज यूज्ड इन प्लांट्स टू. इथाइलिन को कहाँ यूज करते हैं? टू किल डाइकॉट वीड्स नहीं, ये आपको ध्यान हो तो 2,4-D जो ऑक्सिन का एक टाइप है उसका यूज है. इट स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस नहीं, क्योंकि ये जिब्रालिन का यूज है. ठीक है. थर्ड में बोला गया है इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस. यस, हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे रूट ग्रोथ वर्ड पढ़ते ही इसको एलिमिनेट कर दिया हो कि भाई ये तो ऑक्सिन का फंक्शन होता है, बट ऑक्सिन का फंक्शन होता था बच्चों रूट को इनिशिएट करना, रूटिंग करवाना. अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो स्टेम कटिंग्स में जब ऑक्सिन होगा तब वो रूटिंग करेगा. यहाँ कहा गया है कि ये रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और रूट हेयर फॉर्मेशन में मदद करता है जिससे एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़े. डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा है एथाइलिन के फंक्शंस में. ओके. एंड फोर्थ इट हेल्प टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. नो यू नो, ये तो ऑक्सिन का फंक्शन है, अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करना. ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, सॉरी ऑक्सिन का नहीं, ऑक्सिन तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, ये उसका फंक्शन है बच्चों साइटोकाइनिन का, है ना. साइटोकाइनिन जो है वो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर देता है बाय इंड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स. ठीक, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं था. जिन बच्चों ने पीजीआर के फंक्शंस अच्छी तरह याद कर रखे हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को करके आए होंगे. तो ध्यान रखिएगा पीजीआर के फंक्शंस सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ने हैं. लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चंस इस पर पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. हाँ, इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया क्योंकि इस क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन सही नहीं मिला. देखो जरा क्या क्वेश्चन था. ऊपर से वैस्कुलर बंडल, प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन था जिसमें बच्चे पहले ही उलझे रहते हैं, उसी क्वेश्चन ने और उलझा दिया. तो आई थिंक कई बच्चों का इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हुआ होगा. देखें, इन रूट्स xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. मतलब ये कह रहा है कि रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं. बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है. कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, अगर वैस्कुलर बंडल क्लोज है इसका मतलब इसमें कैम्बियम नहीं होगा, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है. इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन xylem एंड phloem. बिल्कुल, xylem एंड phloem के बीच में होता है कैम्बियम, ये भी बिल्कुल ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में बोला गया है द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पजेस इन डार्क कंडीशन. चाहे डाइकॉट हो मोनोकॉट हो, स्टेम में हमेशा इन डार्क कंडीशन होती है, ये भी आपको पता है, तो ये भी सही था. इन मोनोकॉट रूट्स में यूजुअली देयर आर मोर देन 6 xylem बंडल. बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप लोग कि पॉलीआर्क कंडीशन जो है वो मोनोकॉट रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये भी सही ऑप्शन था.
तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था जिसमें ABCDE पांचों लिखे हों, बट किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है बच्चों। अलग अलग ऑप्शंस में कोई ना कोई स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है, जबकि यहाँ पर सभी, भाई यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे ना आपको, तो उस अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इनमें से, नन ऑफ द अबव फिलहाल के लिए, तो जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। तो अब NTA डिसाइड करेगा, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की कि इसमें बोनस देते हैं या नहीं। ज़्यादातर चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि आपको इस क्वेश्चन में बोनस मिलना चाहिए, बट लेट्स डिसाइड बाय NTA को डिसाइड करने देते हैं कि वो क्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन बताना है आप लोगों को, ठीक है। देखें, स्टोर्ड फूड पे क्वेश्चन है, अगेन डाइवर्सिटी से, प्लांट किंगडम से। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि वॉल्वॉक्स जो है ग्रीन एल्गी वो स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर करती है, बिल्कुल ठीक है। एक्टोकार्पस जो कि एक ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में आपको पता है बच्चों फ्यूकोजेंथिन नाम के पिगमेंट्स होते हैं क्या, बिल्कुल, इसी की वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है यूलोथ्रिक्स जो कि एक ग्रीन एल्गी है, वो मैनिटोल को स्टोर करती है। यू नो मैनिटोल जो है ये स्टोर्ड फूड है किसका, इट इज अ स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन एल्गी, जबकि यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, तो ये इनएप्रोप्रिएट हुआ। एंड पोरफायरा जो कि एक रेड एल्गी है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, स्टोर्ड फूड इसका फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट मैच में जो आंसर हुआ हमारा दैट इज दिस वन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। आंसर 3 आपका ऑप्शन होगा इनकरेक्ट मैच, ओके। नेक्स्ट, सीधा सीधा NCERT की लाइन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में, जब आप फर्मेंटेशन पढ़ते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सीधा सीधा देखना आप NCERT में जहां फर्मेंटेशन दिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, वहां लिखा है कि लेस देन 7% एनर्जी ही ग्लूकोज से ATP में कन्वर्ट हो पाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो आप पढ़ते हैं कि XO टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है, जिसमें कि लिखा है NCERT में इंक्लूडिंग ग्रास हॉपर, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। बाकी आप देखें तो मंकी जो है उसमें तो XY टाइप होगा, मैमल्स में आता है, बर्ड्स में ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ड्रोसोफिला जो कि अगेन एक इंसेक्ट है बट ये भी हमारी तरह XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन ने अगेन थोड़ा सा उलझाया बच्चों को। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यानी एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अगर वो 2 पायरुवेट में बदल रहा है, तो आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि 2 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल पे मिल जाते हैं, डायरेक्टली ATP की फॉर्म में मिल जाते हैं, यस और नो, और 2 NADH2 मिलते हैं जिन्हें कि ETS में एंटर करना पड़ता है, ठीक है। जब ये ETS में एंटर करेंगे तो 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, तो 2 NADH2 से कितने मिलेंगे, 6 ATP और मिलेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम ATP डायरेक्टली कितने बने तब तो 2 ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें तो 2 + 6 8 ATP हो गया, तो 8 ATP भी है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वी हैव टू वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की कि उसमें कौन से ऑप्शन को, दोनों ही ऑप्शंस हो सकता है आंसर की में लिखे हुए आ जाएं 1 और 4, या कोई एक क्या NTA अप्रोप्रिएट मानेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था एग्जाम से पहले कि NTA की एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं तो उन्हीं बच्चों को मार्क्स मिलेंगे जो अटेम्प्ट करके आए क्वेश्चन। अगर आपने एक भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अटेम्प्ट करके आए और इन्हीं दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर आए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए भी वेट करते हैं NTA की आंसर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों इस बार के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा थे और चारों ऑप्शंस में ही आपको दिमाग भी लगाना था। ये तो सिंपली मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो देखें भाई कौन कौन से मिनरल्स के फंक्शंस पूछे इस बार NTA ने। मैंगनीज, मैंगनीज आप पढ़ते हैं क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है, यानी A को 4th से मिलाना है आपको, 2 ऑप्शंस में दिया है, एक और देखना पड़ेगा। मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम जो है बच्चों आप पढ़ते हैं हेक्सोकाइनेज वगैरह एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जो कि रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस में हम लिखते हैं ना मैग्नीशियम को एज अ कैटलिस्ट। तो बी यहाँ पर थर्ड से मैच कर रहा है, ये रहा। तो वैसे तो हमें यहीं पर हमारा ऑप्शन मिल गया। फिर भी सी बोरोन, पॉलन जर्मिनेशन, 12th में एक्सपेरिमेंट करते हैं पॉलन जर्मिनेशन का, वहाँ बोरिक एसिड पाउडर बोरोन यूज करते हैं। और आयरन यहाँ पर क्या करेगा, कैटालेज एंजाइम, कैटालेज जो कि पेरोक्सिसोम्स में भी होते हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस बार बच्चों थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा था, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कम थे, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने हो। जो याद करने वाली चीज़ें हैं, रिटेन करने वाली चीज़ें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ता है, वो क्वेश्चंस इस बार के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा देखे गए। तो अगले साल की तैयारी में आप इस तरह की चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अगेन प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं लगभग। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें कि एक गर्डल क्रिएट कर दी जाती है स्टेम के बार्क में, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है फ्लोएम तक, और कुछ दिनों बाद जब ऑब्जर्व करते हैं तो जहाँ पर आपने गर्डल क्रिएट की है उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लोएम तक टिश्यू रिमूव कर दिया ना, तो इसका मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट नीचे नहीं हुआ, तो फूड यहीं पर गर्डल के ऊपर ही इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से किस टिश्यू का पता लगाते हैं? इट वॉज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड या फूड इज ट्रांसपोर्टेड। सीधा सीधा फूड इज ट्रांसपोर्टेड, यानी फ्लोएम का पता लगाया जाता है इसके थ्रू। क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर जाइलम से फूड ट्रांसपोर्ट होता तो फिर वहां पर आपको स्वेलिंग नहीं मिलती। ठीक है, फॉर बोथ वाटर एंड फूड नहीं, ओनली फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जाइलम तो है ना अंदर, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो कंटिन्यू है। ठीक, नेक्स्ट विच इज नॉट अ, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हुए उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। इकोलॉजी से क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, इन यूनिट्स का वेटेज नीट में सबसे ज़्यादा रहता है, वही इस बार भी हुआ। ठीक है, तो एक्स सिट्यू कंजर्वेशन के लिए कौन सा मेथड नहीं है, नॉट पूछा है आपसे। क्रायो प्रिजर्वेशन तो सबको पता है, एक्स सिट्यू का ही मेथड है, जहाँ पर गैमीट्स को प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर पर, लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर। आईवीएफ बच्चों को लगा होगा इसमें कहाँ से आ गया भाई। आईवीएफ वैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी में पढ़ते हैं, बट जरूरी थोड़ी ना ह्यूमंस के लिए आईवीएफ यूज करें। आपके एनसीईआरटी में एक्स सिट्यू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन दिया है, तो ये भी तो आप लॉजिक लगाओ कि अगर हम किसी वल्नरेबल प्लांट या एंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल के गैमीट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो स्पीशीज आगे जाकर कभी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो आप उन गैमीट्स को फ्यूजन करवा के, सिंगैमी करवा के, फर्टिलाइजेशन करवा के जायगॉट बनाओगे, तो कहाँ से बनाओगे? जब आप आईवीएफ करवाओगे तभी तो करोगे। तो आईवीएफ भी इनडायरेक्टली एक्स सिट्यू कंजर्वेशन का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह नेशनल पार्क्स यहाँ पर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि नेशनल पार्क्स तो सीधा सीधा इन सिट्यू कंजर्वेशन में आते हैं, जहाँ पर उसी पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। और फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब आप कहेंगे मैम टिश्यू कल्चर कहाँ से आ गया यहाँ पे भाई? तो बच्चों टिश्यू, अगर आपने गैमीट्स को फ्यूजन करवा के जायगॉट बनवा लिया, ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, तो आपको उस एम्ब्रियो से अगर पूरा प्लांट बनाना है तो उसके लिए आपको टिश्यू कल्चर भी तो चाहिए ना, तभी तो आप उसका प्लांट बनाओगे, क्योंकि मेन स्पीशीज तो है ही नहीं अब आपके पास, वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन अगर है तो वो आईवीएफ भी चाहिए होगा हमें, टिश्यू कल्चर भी चाहिए होगा, तो तीनों ही एक्स सिट्यू से रिलेटेड हैं। चाहे सीधा सीधा नाम नहीं दिया है इनका एनसीईआरटी में, क्रायो प्रिजर्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये भी रिक्वायर्ड इसके साथ होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए नेशनल पार्क यहाँ पर, वैसे हालांकि इसमें आप बहुत सीधा सा दिमाग भी लगा सकते थे कि नेशनल पार्क आपने इन सिट्यू में पढ़ा है तो वो एक्स सिट्यू का पार्ट नहीं है, तो इसको भी टिक करके आ सकते थे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में कहा गया है डीकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। गलत कह दिया ना भाई, लिग्निन एंड काइटिन अगर ज्यादा है डेट्राइटस में तो डीकम्पोजिशन फास्टर नहीं होगा बच्चों, स्लोअर होगा। अब पढ़ना एनसीईआरटी में लिखा है फास्टर कब होता है, जब डेट्राइटस में
नाइट्रोजन कंपाउंड्स या शुगर कंपाउंड ज़्यादा होते हैं जो कि इजीली डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया है गलत। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना होगा फोर्थ। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिक्स से, न्यूक्लियोसोम मॉडल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा ये देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट चूज करना है, ठीक। देखते हैं। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, यस यू ऑल नो दिस। हेटेरोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, कभी नहीं। इसको कहते ही यूक्रोमैटिन इसलिए है, यू मतलब ट्रू, क्योंकि क्रोमैटिन का वो पार्ट है जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए बनाता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन जो कि डेंसली पैक्ड रीजन है वो तो बनाता ही नहीं है, वो तो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ये इनएक्टिव पार्ट होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल ठीक है। हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है उसके ऊपर डीएनए रैप कर दिया जाता है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल, इसीलिए हिस्टोन्स बेसिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। मतलब ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड हैं, इसीलिए हिस्टोन बेसिक नेचर के प्रोटीन्स हैं। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला है अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। नो, हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक हिस्टोन पर जितना डीएनए रैप करता है वो लगभग 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट था। तो आपको क्या चूज करना था बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कौन कौन से करेक्ट है? ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, ओके। तो देखें ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक। चलिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना टाइम लगता है बच्चों को ये देखने में कि यार कहीं गलती से कोई लाइन हमसे सही से पढ़ने से तो नहीं रह गई, क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बच्चों, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स देखते हैं भाई। मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, प्लांट मॉर्फोलॉजी से, हालांकि सिंपल ही है ऑप्शंस तो। द लीफलेट्स, देखो अब ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो गलती यहीं पे कर बैठोगे। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सीट्रस एंड बॉगनविलिया। एक नज़र में तो सबको लगा होगा मैम सही तो है ये स्टेटमेंट, सीट्रस और बॉगनविलिया दोनों में थॉर्न्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा क्या, यहाँ कह रहा है लीफलेट से मॉडिफाई हुआ है थॉर्न, जबकि आपको पता है बच्चों लीफलेट से नहीं बल्कि एक्सिलरी बड जो होती है प्लांट्स में, उन्हीं से थॉर्न्स बनते हैं और उन्हीं से टेंड्रिल बनते हैं, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है एक्सिलरी बड, यस, फॉर्म स्लैंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स, ये बिल्कुल ठीक है। टेंड्रिल्स एक्सिलरी बड से ही बनते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड भी होते हैं, पतले भी होते हैं, स्लेंडर भी होते हैं। किस में होते हैं? कुकुम्बर्स में और पंपकिंस में, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपेंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, यस। क्या कहते हैं स्टेम को? याद हो तो आप लोगों को फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड का फंक्शन ही ये है, क्योंकि ओपेंशिया एक ज़ेरोफाइटिक प्लांट है तो उसकी लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। राइजोफोरा, ध्यान करो, जो मार्शी रीजन्स में उगते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स। इस तरह की रूट्स दे रखी हैं क्या राइजोफोरा में, बाहर की तरफ आ जाती हैं। अगर ये सॉइल का लेवल है तो रूट्स जो है वो थोड़ा सा एयर में आ जाती हैं, क्यों? दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर मड है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है ना, मडी सॉइल है, ये मार्शी सॉइल है। तो कीचड़ वाले एरिया में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती नहीं है। तो रूट्स को अगर रेस्पायरेट करना है तो इस वजह से दे विल डेवलप इनटू रेस्पायरेटरी रूट्स, जिन्हें आपको ध्यान हो तो क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स, यस। तो राइजोफोरा इसी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक बात कही गई है यहाँ पर भी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड लास्ट, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, नाम नहीं पूछा है उनका, बस ये कहा है कि दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बिल्कुल ठीक है, रनर, स्टोलन सब किस में हेल्प करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही हेल्प करते हैं। तो ये भी सही है। तो पांचों स्टेटमेंट में से सिर्फ ए गलत है, और वो भी एक छोटा सा वर्ड उसमें गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन को टिक करें बच्चों, हम बताओ?
बी सी डी क्या पूछा है, करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर ये रहा, फोर्थ इज द आंसर ऑफ योर चॉइस जो आपको OMR में टिक करना है। ठीक है क्या, बढ़े आगे, चलिए। बट इस तरह के क्वेश्चंस अगेन आई एम सेइंग बच्चों टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसीलिए बच्चों को इस बार क्वेश्चन पेपर करने में टाइम लगा है। तो अगर आप लोग भी क्वेश्चन पेपर देकर आए और थोड़ा भी डिसअपॉइंट है कि हमसे ही हुई है क्या गलती या सबसे हुई, तो बच्चों डोंट वरी, सबसे हुई है ये मिस्टेक्स। मतलब ये वाला जो पैटर्न था इस बार का क्वेश्चंस का वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, सब बच्चों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल। ये सिंपल क्वेश्चन था, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल बन रही हैं रूट्स में, बट एल्नस प्लांट की रूट में। अब किसी ने जल्दीबाजी में एल्नस तक पढ़ा नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल देख के राइजोबियम को टिक कर दिया तो गलती है ना वो। तो फिर राइजोबियम तो किस में करता है, लेग्यूम प्लांट में, जबकि एल्नस क्या है, नॉन लेग्यूम प्लांट है। और आपके एनसीईआरटी में दिया है कौन सा बैक्टीरिया रहता है इसमें, फ्रैंकिया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच शो वेक्सिलरी, दोबारा से मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है। विच शो, अभी बताया था मैंने आपको, वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाई एडाल्फस स्टेमन। एक्सटिवेशन तो हम देख ही चुके हैं स्टैंडर्ड वाला, और डाई एडाल्फस का मतलब 2 ग्रुप्स में है स्टेमन्स। और आपको पता है 9+1 का अरेंजमेंट होता है, 9 स्टेमन्स एक तरफ रहते हैं, है ना, और एक स्टेमन अलग से होता है पी के प्लांट पे। ठीक है, जो भी फैबेसी, पूरी फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। तो देख लें इसमें फैबेसी का कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सोलेनम निग्रम, कॉल्चिसम, पाइसम सटाइवम, एलियम सीपा। बिल्कुल घुमाया नहीं है इस क्वेश्चन में एनटीए ने, आपको सीधा सीधा आंसर है पाइसम सटाइवम। ठीक, चलिए, ये तो लिलिएसी फैमिली है और ये सोलेनेसी फैमिली है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट्स। आपको लग रहा होगा मैम सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही है क्या, हाँ बच्चों यही क्वेश्चन है सारे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। बिल्कुल ठीक है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, हमेशा ऑटोगैमी ही करेंगे। जब खुलते ही नहीं है, खिलते ही नहीं है, तो हमेशा बंद रहते हैं, तो ऑटोगैमी ही करेंगे। क्लीस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लीस्टोगैमी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसमें लॉन्ग टाइम के बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही करते हैं, उनमें कोई चांस ही नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो कैसे गैमीट एक से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर बच्चों सही हैं। स्टेटमेंट्स ये रहा, सेकेंड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, जेनेटिक्स में से क्वेश्चन है, टू प्रोटीन बिगिन एज सून एज। सिंपल क्वेश्चन था कि अगर mRNA से प्रोटीन जब बनता है ना, जब mRNA आ जाता है, ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस में बना mRNA, बाहर आ गया, तो कब ट्रांसलेशन शुरू होगा। फर्स्ट, द tRNA इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर mRNA। आपको ध्यान होगा बच्चों सीक्वेंस कि जब ये mRNA आता है तो पहले इस mRNA पर शॉर्टर सब यूनिट, जो स्मॉलर यूनिट है राइबोसोम की, वो आकर जुड़ती है, फिर एक tRNA आकर जुड़ता है, और लास्ट में लार्जर यूनिट आके जुड़ती है। तो अगर स्टार्टिंग है तो आप लार्जर यूनिट को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हुआ। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, यस स्मॉल यूनिट आएगी यहाँ पर सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है। द लार्जर सब यूनिट एनकाउंटर mRNA, पहले लार्जर आ रही है क्या, नहीं, बिगनिंग के लिए क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एंड बोथ सब यूनिट ज्वाइन टुगेदर, नहीं ये भी बिल्कुल गलत है, तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द डिवाइस विच कैन रिमूव पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फॉर्म ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। अगर थर्मल पावर प्लांट से जो पर्टिकुलेट मैटर निकल रहा है उसको कौन इसमें से पकड़ेगा, कौन रिमूव करेगा। कैटालाइटिक कन्वर्टर तो आपको पता है व्हीकल्स में होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ कुछ काम ही नहीं है। इंसिनरेटर्स जो है वो मैंने आपको बताया था, जो हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह होता है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको जलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, वो इंसिनरेटर है। तो बचा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। हाँ, अगर ऑप्शन में स्क्रबर भी होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट इन्होंने सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दिया है, तो दैट इज आंसर 4th। ठीक, बहुत सिंपल। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, ठीक है, काइटिन से बना होता, दैट यू ऑल नो। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म
फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इसमें से किसका बेसिस बनाता है बच्चों? ट्रांसलेशन का नहीं, जीन मैपिंग का यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यस, और यहाँ बोथ जीन मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, तो फिर ये मोर अप्रोप्रिएट हुआ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है जीन मैपिंग में भी यूज होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है। नेक्स्ट, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ले लो भाई। अब स्प्रिंग वुड और ये जो आपके दो वुड पढ़ते हैं, ऑटम वुड, हार्ड वुड, डार्क वुड, लाइट वुड, उन दोनों पे क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चंस थे ऐसे प्लांट एनाटॉमी से। एक क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। इन ओल्ड ट्रीज, यानी जिनमें कई साल हो गए सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हुए, द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है ना भाई, प्राइमरी जाइलम तो बिल्कुल बीच में थोड़ा सा रह जाता है, बाकी जितना भी आपको पता है नया बनता है ये सब, ये सेकेंडरी जाइलम है ना, ये सब सेकेंडरी जाइलम होता है। तो ये बोल रहा है कि सेकेंडरी जाइलम का जो मोस्ट पार्ट है, ग्रेटर पार्ट, अच्छा इसमें आपको ये ध्यान है क्या बच्चों कि सेकेंडरी जाइलम में जो पेरिफेरल लेयर होती है ना, पेरिफेरल लेयर, वो बस सैपवुड की होती है जो फंक्शनल होती है, और बाकी की जो लेयर्स है, जो मेजर पार्ट है इसका, ये डार्क कलर का होता है जिसको आप हार्टवुड कहते हैं, जिसको आप यस हार्टवुड कहते हैं, इंक्लूडिंग दिस प्राइमरी, ये भी आ जाता है उसमें। ठीक है, क्यों इसको हार्टवुड कहते हैं, क्यों ये डार्क कलर का होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिपॉजिट होते जाते हैं, टैनिन्स, जो भी अलग अलग रेजिन्स वगैरह, जो भी प्लांट में सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनका प्लांट को कुछ यूज़ नहीं करना, उनको कहाँ डिपॉजिट करता है प्लांट? इस वुड में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन कलर का होता है, एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक। ये पता है आपको क्यों इंसेक्ट अटैक के लिए रेजिस्टेंट होता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा नॉन लिविंग पार्ट है, इसमें कोई नरिशिंग टिश्यू है ही नहीं। अगर कुछ सेल्स होती, उनमें कोई फूड रिजर्व होता, तब उस पर इंसेक्ट्स अटैक करते ना, उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा ड्यूरेबल वुड माना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि क्यों, ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कि ये डार्क ब्राउन कलर का है और इंसेक्ट अटैक के लिए रेजिस्टेंट है, किसकी वजह से है? देखें, फर्स्ट ऑप्शन, secretion of secondary metabolites and their deposition in the lumen of vessels। इस सेकेंडरी जाइलम में जितनी भी वेसल्स बनी ना, उनके ल्यूमेन में ये सब डिपॉजिट हो रखे हैं बिल्कुल, इसीलिए वो ब्लॉक हो गई हैं, अब वो फंक्शनल भी नहीं रही हैं। ठीक है, सॉरी मैंने रॉन्ग का निशान लगा दिया, सही है ये स्टेटमेंट। डिपॉजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम, बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन, डिपॉजिशन ऑफ सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेज इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम। ये आउटर लेयर के लिए बोल दिया इन्होंने, अगर यहाँ लिखते ना इनर लेयर ऑफ स्टेम तब तो ये सही होता, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आउटर लेयर, हमें तो इनर लेयर्स का चाहिए, तो ये गलत हो गया इस पर्टिकुलर की वजह से। ठीक है, डिपॉजिशन ऑफ टैनिन्स, गम, रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, यहाँ तक तो ठीक था। इन द पेरिफेरल लेयर बोल दिया फिर से, पेरिफेरल लेयर तो सैपवुड की होती है, फंक्शनल होती है, उसमें कोई डिपॉजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा सेल, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल्स, नहीं भाई, ये जो फंक्शनली एक्टिव सेल्स हैं वो भी अगेन आपको सैप वुड में ही मिलेंगी, यही फंक्शनल वुड होती है, ये पूरा का पूरा नॉन फंक्शनल होता है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स में से शुरू के 2 करेक्ट है। क्या पूछा है आपसे? करेक्ट आंसर्स पूछे हैं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करें हम? A एंड B सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस वन। क्लियर, डन। चलो, बहुत मेहनत करवाई है इस बार एनटीए ने नीट कैंडिडेट से, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। इनमें से क्या एपोप्लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? फर्स्ट, एपोप्लास्ट एक कंटिन्यूस पाथवे है, यस, एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, बिल्कुल ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल, बिल्कुल सेल के अंदर थोड़ी ना एंटर करता है पानी, जो है वो सेल के बाहर से आईसीएस वगैरह से सेल वॉल से होता हुआ जाता है। द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जब सेल के अंदर ही नहीं आ रहा तो कहाँ से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की जरूरत पड़ेगी? हाँ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जरूरी होती है कब? जब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होता है। तो एपोप्लास्टिक के लिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही आपका चॉइस हुआ। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? चलिए, सेक्शन ए के 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, फिर सेक्शन बी पर आएंगे।
दो स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। पी प्लांट में, बिल्कुल ठीक है। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सारी बातें सही हैं। सेकंड में बोला है 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट वर, कौन कौन से कैरेक्टर थे? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप एंड पॉड कलर एंड फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना हर एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि क्या पता कौन सा वर्ड गलत हो। बट दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया है बच्चों सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, चलिए सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन क्या था? प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर्स हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ विच फाइटोहार्मोन हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज यील्ड। अरे बहुत सिंपल, एनसीईआरटी में दिया है बच्चों कि जो कुकुम्बर्स हैं जिनमें मेल फ्लावर, एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो हमें फ्रूट कब मिलेगा? जब फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे। तो इथाइलिन हार्मोन की एप्लीकेशन है ये कि अगर इथाइलिन का स्प्रे कर दिया जाए, मतलब एथिफॉन को इसमें मिला दिया जाए, तो फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ जाता है और यील्ड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस हार्मोन को इंक्रीज यील्ड के लिए यूज़ करना है टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स, तो ऑप्शन हो गया इथाइलिन। 2 क्वेश्चंस पीजीआर में दोनों इथाइलिन पर पूछ लिएगा, इथाइलिन के फंक्शन से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेक्शन ए। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, जहां आपके पास चॉइस थी, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15। ठीक है, 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अगर सारे 15 कर दिए बच्चों ने, तो जो शुरू के 10 होंगे वो ही एनटीए, वही ओएमआर शीट में चेक किए जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। प्रेडेशन पे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आया है। वाइल एक्सप्लेनिंग इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, वी नो प्लस और माइनस साइन यूज होते हैं और जीरो न्यूट्रल के लिए होता है। तो इनमें से कौन सा इंट्रैक्शन को प्लस माइनस दिया जा सकता है? कंपटीशन में आपको पता है दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं। प्रिडेशन में प्रिडेटर को फायदा होता है, प्रे को नुकसान। अमेंसेलिज्म में एक को नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरे को लॉस। कमेंसलिज्म में एक को नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरे को प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रिडेशन सिंपल क्वेश्चन था। प्लस माइनस में 2 ही रिलेशन याद करते हैं आप लोग, एक तो प्रिडेशन और एक पैरासिटिज्म। तो यहाँ पर प्रिडेशन दे दिया आपको। ठीक, चलिए। इन अ जेनेटिसिस्ट, इफ अ जेनेटिसिस्ट यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच, जिस बच्चे ने इस वर्ड पे ध्यान दिया होगा ना, उसको ही इसका आंसर आया होगा। यूजेस द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम, पूरा जीनोम सीक्वेंस करना है, फॉलोड बाय असाइनमेंट, और फिर अलग अलग सेगमेंट्स को असाइन करने हैं उनके फंक्शंस। तो ये करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी जेनेटिसिस्ट अडॉप्ट करते हैं? तो आपको ध्यान है, जो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, उसमें 2 अप्रोच पढ़ते हैं, EST और SA, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन। तो उसमें से सेम टू सेम लाइन एनसीईआरटी में इसके लिए लिखी गई है, सीक्वेंस एनोटेशन के लिए। एनोटेशन का मतलब ये होता है मार्क करना, असाइन करना फंक्शन को। और EST में तो ओनली जो एक्सप्रेस सीक्वेंस थी उन्हीं की टैगिंग की गई थी, यहाँ होल जीनोम की टैगिंग की गई थी बाय यूजिंग अ ब्लाइंड अप्रोच। तो इसलिए आंसर होगा दिस वन। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार आप लोगों को कि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ी बड़ी बुक्स से जेनेटिक्स पढ़ दी लेकिन एनसीईआरटी को रीड करके नहीं गए हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली लाइन्स उठा उठा के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, चलिए, ये सिंपल क्वेश्चन था, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोजोमल लिंक डोमिनेंट। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर बताना है बच्चों, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ना। अगर हम रिवाइज करें तो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये तो ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स है। क्लियर, सीधा सीधा आंसर मिल गया हमें। विच विल एसिलरेट फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल को कौन एसिलरेट करेगा, याद करो, इकोलॉजी। फॉस्फोरस साइकिल गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल तो कार्बन साइकिल था, ये एक सेडिमेंट्री टाइप का साइकिल है ना। यानी जब वेदरिंग होगी रॉक्स की, जो सेडिमेंट्स बनेंगे उससे ये प्रमोट होगा। तो रेनफॉल का इसमें नेग्लिजिबल रोल है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स नॉट रिलेटेड, वोल्केनिक भी नहीं, सीधा सा आंसर है वेदरिंग ऑफ रॉक। जितनी रॉक की वेदरिंग होगी उतना मिट्टी में फॉस्फोरस आएगा, उतना ही उसका साइकिल प्रमोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब भी चॉइस मिले ना आपको क्वेश्चंस करने की, कि इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस को मत ही करा करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हम तो डिस्कस करेंगे बट मैं आपको एग्जाम के लिए बता रही हूँ। अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था लिपिड्स के ऊपर, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बताना है आपको। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो ठीक है बात, बट आगे क्या लिख दिया, इट इज अ ग्लाइकोलिपिड, तो गलत कर दिया ना, ये तो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। बायोमोलिक्यूल से आया क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2-3 क्वेश्चन आए बच्चों इस बार। सेचुरेटेड, यहीं पे कह रहा है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ये कह रहा है कि दे हैव CC डबल बॉन्ड, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जिंजली ऑयल, सीसम ऑयल जो होता है हमेशा मेल्टेड फॉर्म में रहता है, क्यों, क्योंकि इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये विंटर्स में भी जमता नहीं है, ऑयल की फॉर्म में ही रहेगा। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वी ऑल नो, बट सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। व्हेन, बायो में भी लिखा हुआ है, व्हेन फैटी एसिड्स एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, अगर फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ेगा बच्चों तो क्या बनते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, तो यस मोनोग्लिसराइडस फॉर्म, ये भी सही है। तो CDE सही है, ये दोनों गलत हैं, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर्स की चॉइस, दिस इज ऑप्शन 4। डन, सिंपल क्वेश्चन। चलो एक तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिला, इस तरह के क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए थे बच्चों, एक ही क्वेश्चन मिला है मुझे। इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें लेबलिंग नहीं बतानी है, इसमें बताना है कि विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक इट एज अ फॉल्स फ्रूट, इन चार में से कौन सा पार्ट है जो इसको एक फॉल्स फ्रूट बनाता है। तो फॉल्स फ्रूट किसकी वजह से है, ये बताओ। यहाँ पे देखो ये ए जो है ये तो इसकी अनएडिबल पार्ट है ना, जो नॉर्मली किसी फ्रूट में मीजोकार्प ये सब एडिबल होते हैं, बट यहाँ पर ये तो इनएडिबल पार्ट है, इसकी वजह से तो है नहीं, ये इसकी वजह से है क्योंकि इसमें ये जो एडिबल पार्ट है, एप्पल का डायग्राम है ना, ये किससे डेवलप हुआ है, ओवरी से डेवलप नहीं हुआ, बल्कि ये थैलेमस से डेवलप हुआ, इसलिए इसे आप एक फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और थैलेमस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सी, ठीक, मतलब ये 4th, क्लियर। नेक्स्ट बायोटेक से क्वेश्चन था, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ DNA विच वन कैन बी आउट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बतानी है, तो सबसे फेवरेट सीक्वेंस GAA-TTC, ऑप्शन 3, क्लियर। नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, बट बहुत ही सिंपल था। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोजोम, यानी ये लिंक्ड जीन्स की बात कर रहा है बच्चों, कि अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहाँ पे फॉलो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, आगे मॉर्गन ने यही कहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि जब भी जीन्स में लिंकेज होगा तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, इसीलिए रेशियो डेविएट हो जाता था, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन दिया है क्लोजली लोकेटेड जीन्स, यानी कि लिंक्ड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इसके ऑपोजिट बात कह दी है, यहाँ कह रहे हैं नहीं करते, यहाँ कह रहे हैं करते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटायर फ्लीट ऑफ बसेस, इकोलॉजी से क्वेश्चन था, इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल, वर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल, हाँ। इन रेफरेंस टू दिस विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, CNG के लिए आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। देखें, CNG कैन नॉट बी अडल्टरेटेड लाइक डीजल, बिल्कुल ठीक बात है, CNG साइफन भी नहीं होती है, अडल्टरेट भी नहीं होती है। CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल, बिल्कुल ठीक है। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन CNG बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो, ये गलत है बच्चों, हालांकि NCERT में दिया नहीं है, बट इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको है कि CNG जिन भी व्हीकल्स में यूज होता है उसमें CNG किट अलग होता है पूरा, है ना। और ये कह रहा है कि सेम डीजल इंजन यूज होता है जो कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को लो बना देता है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और 4th कहा है कि CNG इज चीपर देन डीजल, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो आपको 3rd ऑप्शन नहीं भी पता है तो ये तो कंफर्म है कि 1, 2 और 4 NCERT में दिए हैं कि ये सही स्टेटमेंट्स हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ऑप्शन 3, ठीक है। कभी कभार एलिमिनेशन अप्रोच भी लगा लिया करो। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स, दोबारा C4 प्लांट पे क्वेश्चन आया बच्चों कि इनमें जो बंडल शीथ सेल्स होती है ना, ये इनका क्या इंपॉर्टेंस है C4 प्लांट्स में, ठीक है। देखें, फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम फ्लोएम
फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, नहीं, ये रोल आप कहाँ पढ़ते हैं, ये तो आप पिगमेंट्स में पढ़ते हैं, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये गलत हुआ। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे, C2 साइकिल की बात कर दी, इसमें C2 साइकिल होता है क्या, C4 प्लांट्स तो इसीलिए मोर इवॉल्व कहलाते हैं क्योंकि उनमें फोटो रेस्पायरेशन होता ही नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हुआ। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, बिल्कुल, एक पॉइंट ये भी दिया है एनसीईआरटी में कि क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा कहाँ होते हैं, इन बंडल शीथ सेल्स में, उन्हीं में रुबिस्को होता है और उन्हीं में एक्चुअली कैल्विन साइकिल ऑपरेट होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, नो डाउट कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये इन सेल्स का रोल नहीं है, वो तो अल्टीमेटली जो उनमें C4 पाथवे होता है उसकी वजह से ये प्लांट्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज हुए होंगे, बट जो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द थर्ड वन। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा उलझाया, वैसे है बड़ा आसान क्वेश्चन। ट्रांसपोजोन्स बायोटेक में पढ़ते हैं क्या आप, एक मेथड याद हो तो, RNAi मेथड, RNA साइलेंसिंग मेथड या RNA इंटरफेरेंस मेथड, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि इस मेथड में एज अ सोर्स ट्रांसपोजोन्स यूज किए जाते हैं, जंपिंग जीन्स इन्हें आप बोलते हैं, या फिर रेट्रोवायरस भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कहाँ पर ट्रांसपोजोन्स को यूज किया जाता है, जीन सीक्वेंसिंग में नहीं, PCR में बिल्कुल नहीं। अब यहाँ इन्होंने सीधा सीधा RNAi नहीं दिया आपको, बल्कि आपको जीन साइलेंसिंग लिख दिया, तो एक्चुअली जो जीन साइलेंसिंग है ना बच्चों, उसमें कई सारे मेथड्स आते हैं, उसी का एक मेथड है RNA इंटरफेरेंस, क्योंकि आप खुद सोचो कि RNA इंटरफेरेंस में क्या किया था, जो निमेटोड ने अटैक किया था उसके जीन को प्रोडक्ट नहीं बनाने दिया था ना, क्योंकि जीन ने जब RNA बनाया तो RNA की वहीं पर साइलेंसिंग हो गई, तो इनडायरेक्टली जो RNA इंटरफेरेंस है वो एक तरह से जीन की साइलेंसिंग ही है, ओके। इसलिए यहाँ पर थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑटो रेडियोग्राफी में तो आपको पता ही है कहीं से भी यूज नहीं होता, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो बचा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था बच्चों, जो आप प्लांट किंगडम से है। अगेन ये क्वेश्चन, प्लांट किंगडम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं कि किसके लाइफ साइकिल में कौन सी फेज डोमिनेंट है और कौन सी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ये सबको पता है ना कि एल्गी एन होते हैं, यानी एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों में जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है, जिसको आप गैमेटोफाइट कहते हैं, क्लियर। और जो बाकी के तीन ग्रुप्स हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये तीनों डिप्लॉइड प्लांट्स हैं, ठीक है। और इन डिप्लॉइड प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी को आप स्पोरोफाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, स्पायरोगायरा, पहले तो पता होना चाहिए कि स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी है, तो बताओ मुझे स्पायरोगायरा जो है उसमें हम चारों ऑप्शन देखें तो डिप्लॉइड, डोमिनेंट हैप्लॉइड, डोमिनेंट डिप्लॉइड और डोमिनेंट हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड तो हटा ही दो, एल्गी है तो हैप्लॉइड होना चाहिए। इन दोनों में देखो, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट या डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट, लीफी कहाँ से आ गया, एल्गी में तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए को तो 100% सेकंड से ही मैच करना है। अब ए का सेकंड दो ऑप्शंस में दिया है, ठीक है, तो बी पे आ जाते हैं, फर्न पे आ जाते हैं। फर्न क्या है, टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में या तो डिप्लॉइड होगी बॉडी, तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, आप दोनों को देखो। डोमिनेंट डिप्लॉइड वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर है बिल्कुल है, विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। इफ यू रिमेंबर, हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इन दोनों में आते थे, सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, टेरिडोफाइट्स में ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्रोथैलस कहते हैं, ठीक है, और ये इनका गैमेटोफाइट होता है। नो डाउट ये थोड़ा रिड्यूस्ड है, लेकिन ये फ्री लिविंग होता है। तो फर्न को आपको किससे मैच करना है, डोमिनेंट डिप्लॉइड, ये वाला डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। जिस बच्चे ने याद कर रखा है, ये मैं बहुत बार याद करवाती हूँ लेक्चर्स में, कि फर्न्स टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस को कभी मत भूलना, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, उसको तुरंत आ गया होगा। बी मैचेस विद थर्ड, और देखो बी थर्ड एक ही में दे रखा है, तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया।
कंफर्म कर लेते हैं। और फ्यूनेरिया जो है एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में तो तुरंत आपको आगे बढ़ जाना है, बट यहाँ तो हम सीख रहे हैं इसलिए बता रही हूँ। फ्यूनेरिया जो है वो एक मॉस है यानी ब्रायोफाइट है, तो फ्यूनेरिया को किससे मैच करें हम? फ्यूनेरिया में हैप्लॉइड बॉडी होगी, ब्रायोफाइट है तो, ठीक है। और लीफी गैमेटोफाइट ऑल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। यस, ऐसा डायग्राम बनाते थे क्या? फुटसीटा कैप्सूल, वो इसी का है, तो ये इससे मैच कर रहा है। बचा साइकस, तो साइकस किससे करेगा बच्चों? साइकस इसमें आता है हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल गया ऑप्शन 3। बट एक अगर ये पता है ना तुरंत, जिस बच्चे ने किया होगा, ऐसे ही टाइम वहाँ पे आपको अपना बचाना होता है, ठीक है। चलिए, देन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सोल्यूशन। अगर आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो मुझे बताओ किसी भी सोल्यूशन में वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होंगे कि नहीं? हाँ, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अगर वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया ना, तो सॉल्यूट जाकर इनसे बाइंड हो गया, तो फ्री मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो गया, तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर है विल नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल, raises its water potential, lower its water potential, this is, ठीक है। make it zero नहीं, जीरो तो सिर्फ प्योर वाटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, देखो मैंने कहा ना दो क्वेश्चन है वुड पे, स्प्रिंग वुड और उस पे, वो वाला क्वेश्चन हार्ड वुड पे था, ये क्वेश्चन स्प्रिंग वुड पे है, ठीक है। जो दो तरह की वुड होती है ना, अर्ली वुड और लेट वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ये इस पे क्वेश्चन है कि जब स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनती है, देखो मैं कैसे पढ़ाती हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को, कि स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में से कब प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करते हैं? स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में, या ऑटम में, पतझड़ में? स्प्रिंग में। तो ज़्यादा फंक्शनल एलिमेंट्स किस में बनने चाहिए? स्प्रिंग वुड में या ऑटम वुड में? स्प्रिंग वुड में। ब्रॉड वेसल्स बनेंगी, नंबर ऑफ वेसल्स ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि ऑटम में पतझड़ सीजन, पतझड़ का सीजन है, प्लांट्स की ग्रोथ वैसे ही कम हो जाती है, तो वहाँ पर लेस फंक्शनल जाइलम बनता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर दिया होगा आपने। द एनाटमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पेक्यूलियर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड। बिल्कुल, आप कैलेंडर देखिए, फरवरी में स्प्रिंग सीजन आता है तो अर्ली वुड यही होती है। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल्स। नहीं, नैरो वेसल्स से काम नहीं चलेगा, ब्रॉड वेसल्स बनानी पड़ेंगी, तो ये गलत हो गया। लाइटर कलर का होता है, बिल्कुल, वो भी कैसे याद करते हैं हम? जितना लिग्निफाइड ज़्यादा होगा उतना डार्क कलर होगा, तो अगर ब्रॉड वेसल है तो लिग्निन कम है ना, वॉल कम थिक है, तो ये लाइटर कलर की होती है स्प्रिंग वुड, ठीक है। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शो ऑल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स, बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ लोअर डेंसिटी, अगर ब्रॉड है जाइलम, वॉल कम है, तो डेंसिटी कम ही होगी, तो ये भी ठीक है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, दैट इज बी। तो करेक्ट आंसर्स का जो सेट है वो कौन सा हुआ? ए, सी, डी एंड ई, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। मैच द, आपको मैच करना है बहुत ही सिंपली, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के टाइप को मैच करना है आपको। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? जिसमें सेंट्रोमियर में दोनों, सेंट्रोमियर बीच में होता है और दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। तो ए मैचेस विथ थर्ड, एक ही ऑप्शन में है, तो अननेसेसरी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे सीधा सीधा मैच कर देंगे। बाकी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि एक्रोसेंट्रिक जो है वो इससे मैच करेगा, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, वन वेरी लॉन्ग। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सो वन शॉर्टर वन लॉन्गर, और टेलोसेंट्रिक में बिल्कुल एंड पर होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बॉटनी पार्ट का सोल्यूशन था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ऑफ वीडियो में हम लोग ज़ूलॉजी के सोल्यूशंस देखेंगे। आई विल अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट सोल्यूशन, ओके। तो इससे आपने जो भी सीखा, इसको, इस अप्रोच को यूज़ कीजिएगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में, जिससे नेक्स्ट ईयर जब भी आप नीट दें तो अच्छे से आप अपना क्वेश्चन पेपर कर सकें, ओके। गुड लक।